मापन का तरीका देखो, हम लोग जैव विविधता देख रहे थे। जैव विविधता क्या होता है? पूरे जो जीव होते हैं, जो पादप होते हैं, जो उनमें विविधताएं पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। बहुत सिंपल। ठीक, तो जैव विविधता को मापोगे ना, ठीक है, मतलब काउंट तो करोगे। कैसे करोगे काउंट? तो उसको काउंट करने के लिए 1988 में एक साइंटिस्ट थे, विटलर। कौन थे? विटलर ने उन्होंने कहा कि हम लोग ना 3 आधार पर जैव विविधता को मापेंगे। कितने आधार पर? 3 आधार। ठीक है, 3 आधार क्या होगा? अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, विटलर जी बोलते हैं कि जैव विविधता को कितने स्तर पर नापा जाएगा? 3 आधार पर। अल्फा, बीटा और गामा जैव विविधता। ठीक है, अल्फा जैव विविधता क्या होगी? देखो, ध्यान समझना पहले, ठीक, उसके बाद लिखना। अल्फा जैव विविधता किसी एक प्रजाति के सभी जीव, सभी एक प्रजाति के सभी प्रकारों का अध्ययन करना। एक प्रजाति के, ठीक, एक प्रजाति है, उसके सभी पर्सपेक्टिव का अध्ययन करना क्या हो जाएगा? अल्फा जैव विविधता कहलाएगा। ठीक, देखो सुनो, पहले क्या है? एक प्रजाति के सभी प्रकार के सभी प्रकार, ठीक, एक प्रजाति के सभी प्रकारों का अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अल्फा जैव विविधता। बात समझ में आ रही है? ठीक, मान लीजिए मैंने ये एक प्रजाति ली, ठीक, प्रजाति, उसमें सभी, इसके सभी पर्सपेक्टिव से मैं अध्ययन कर लिया। ये प्रजाति कैसी है, ये वाली कैसी है, उसका दूसरा वाला जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं वो कैसे हैं, गर्म में रहते हैं वो कैसे हैं, वर्षा वाले क्षेत्र में रहते हैं वो कैसे हैं। तो एक प्रजाति के सभी प्रकार का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? अल्फा जैव विविधता। आया समझ में? सिंपल लग रहा है? दूसरा देखो, बीटा समझ लो। दो प्रजातियों का तुलनात्मक अध्ययन। दो प्रजातियों का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है, दो प्रजाति ले लो और दोनों प्रजातियों को तुलनात्मक अध्ययन करो, ठीक है, तुलना कर करके, उसको क्या बोलेंगे? बीटा जैव विविधता। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए हमको एक लेना है कुत्ता, ठीक है, एक बिल्ली, उसमें देखेंगे सेम कौन सा है उसमें, और आपको अलग अलग कौन कौन सी विविधताएं हैं, ये सब हम लोग देख सकते हैं। मोस्टली देखा जाए सबसे ज्यादा यूज होने वाला जैव विविधता कौन सा है? बीटा। कंपेयरिजन मोड में पढ़ना सबसे ज्यादा सही भी रहता है, ठीक है, कंपेयर करके मैं सामने वाले के मुकाबले कहां पर हूं, ऐसे पढ़ते ना, तभी तो रैंक निकलेगा। ठीक है, रैंक से याद आया, कल टेस्ट है आप लोग का, ठीक है, संडे को बायोलॉजी का टेस्ट कंप्लीट किया है, पूरा एक साथ दे दो एक तो टेस्ट, तो उसका भी तैयारी हो जाएगा। फिर मंडे से फिर आपका थोड़ा सा शेड्यूल चेंज करना है। उसको देखो, गामा जैव विविधता। गामा जैव विविधता देखो, एक क्षेत्र में सभी प्रजातियों का अध्ययन करना गामा जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, क्या है? एक क्षेत्र में, एक क्षेत्र में, एक क्षेत्र के सभी प्रजाति, ठीक, एक क्षेत्र के सभी प्रजातियों का अध्ययन करना गामा जैव विविधता कहलाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे समझिए। पहले क्या है? एक प्रजाति के सभी प्रकार, दूसरा क्या है? तुलनात्मक अध्ययन, और तीसरा क्या है? एक क्षेत्र में, ठीक है, सभी प्रजातियों का अध्ययन करना क्या हो जाएगा? गामा जैव विविधता कहलाएगा। बनेगा? अलग अलग समझ आ रहा है? आपसे पूछ सकता है कि जो बायोडायवर्सिटी नापने का तरीका किसने खोज के निकाला है? विटलर। कब निकाला? ठीक है, अच्छा, कितने तरीके हैं? तो हर क्वेश्चन है, ठीक है, कौन कौन से? लेमडा है क्या? नहीं, 3 ही तरीका है ना। अच्छा, अल्फा थोड़ा आप दिख जाएगा तो क्या पूछेगा? अल्फा क्या है? अल्फा एक प्रजाति के सभी प्रकार। बीटा क्या है? दो प्रजातियों का तुलनात्मक अध्ययन। और तीन क्या है? एक क्षेत्र के सभी। ठीक है, बन जाएगा।
लिख लो, अभी लिख लो आप लोग। कहते जी क्लास नहीं आया, कल से मैं रिमूव करने वाला हूँ जो ऑफलाइन वाले हैं सबको, ठीक, छूटेगा मत बोला, लिख लो। ऑफलाइन वाले को रिमूव करना पड़ेगा जी, ऐसा लग रहा है कुर्सी बेंच को पढ़ा रहे हैं। बिठा दें इसको, हेडिंग डाल का नेक्स्ट हेडिंग डालिए, जैव विविधता प्रवणता। जैव विविधता प्रवणता, ठीक है, थोड़ा सा साइंटिफिक नेम है। ज्यादा लिखने पे फोकस नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, रिकॉर्डिंग देखी तो देख ही लोगे। देखो जैव विविधता प्रवणता क्या है, जैव विविधता ग्रेडियंट क्या कहलाता है, सिंपल से पहले समझ लेते हैं फिर हम लोग टर्म्स में जाते हैं। सिंपल सा है कि कहां पर जैव विविधता ज्यादा होगी, कहां पर कम होगी, ठीक है। इसको टेक्निकल लेवल में क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट या प्रवणता बोलते हैं, समझ गए। हिंदी का टेक्निकल या साइंस का पर्यावरण का टेक्निकल लैंग्वेज क्या है, प्रवणता मतलब कहां ज्यादा कहां कम, ठीक है, वही हम लोग को देखना है। तो इसको ना अगर ज्यादा कम में बांटोगे तो 4 लेवल है, 4, ठीक, उसको देखेंगे। उसके पहले पहले आप देखो सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी कहां पर मिलेगी, सर्वाधिक कहां पर डायवर्सिटी होगी, ठीक है। तो एक लाइन में याद करना है, पहले सुनो। सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगी आपका उष्णकटिबंध, कहां पर, उष्णकटिबंध, जानते हैं उष्णकटिबंध किसको बोलते हैं, उष्णकटिबंध मतलब ट्रॉपिकल रीजन जहां पर गर्मी पड़ता है, ठीक। उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध में भी कहां, तो उष्ण कटिबंध, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहां पर, सर्वाधिक यहां पर होता है। देखो अब समझना, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, बारीकी समझिए, ये इक्वेटर है, इक्वेटर क्या है, इक्वेटर, इक्वेटर से अब जाओगे 23.5, क्या होगा, ट्रॉपिकल रीजन। ये कौन सा रीजन है, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल को ही क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊपर और नीचे वही है ना, ठीक है, ऊपर 23.5 और नीचे 23.5, ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, उष्णकटिबंध है, ठीक। उससे 23.5 से 66, इधर भी 66, क्या कहलाएगा, सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल मतलब शीतोष्ण कटिबंध, क्या कहलाएगा, ये समझते हो ना, शीतोष्ण, ठीक है। उसके बाद शीत कटिबंध आ जाता है, ठीक है, सेमी एरिड एरिया बोलते हैं, और आपका एरिड एरिया, एरिड बोलता हूं कि ये आपका, ये पोलर रीजन है, कौन सा रीजन है, पोलर, पोलर मतलब ध्रुवीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, ठीक है, आपका ये आपका पोलर, आपका ध्रुवीय, ये आपका दक्षिणी ध्रुव। तो देखो तो ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, ट्रॉपिकल रीजन, क्या कहलाएगा, ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां मिलेगी, यहां पर मिलेगी, इक्वेटर में मिलेगी, कहां मिलेगी, ठीक है, इक्वेटर में, इक्वेटर में मतलब इक्वेटर के आसपास 10 डिग्री ऊपर से 10 डिग्री नीचे तक ना, ये है ना, 10 डिग्री से 10 डिग्री नीचे तक, ये आपका सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी, ठीक है, समझ रहे, क्यों होगा, ये तो फैक्चुअल हो गया वापम वाला कि होगा, सबसे ज्यादा जैव विविधता होगा, मगर क्यों होगा। आप देखो, हमारा पहले का पृथ्वी पहले गर्म था, फिर एकदम ठंडा हो गया, बर्फ जम गया पूरा पृथ्वी पे बर्फ, ठीक। तो सनलाइट पता है आपको, सीधा सीधा यही पड़ता है, यही पड़ता है ना, तो सीधा सीधा पड़ेगा तो बर्फ सबसे पहले कहां की पिघलेगी, यहाँ की पिघलेगी कि यहाँ की पिघलेगी, बीच का, उस कटिबंधीय क्षेत्र का। आज भी जानते हो ना, ये ध्रुवों में बर्फ जमा हुआ है, उस समय का बर्फ है, आज तक जमा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आइस एज है, सबसे पहले खत्म कहां होगा, तो यहाँ पर। मनुष्य लोग आकर बसेंगे कहां पर, यहाँ पर। विकास होगा यहाँ पर,
मतलब मनुष्य मतलब जीव लोग आगे बसेंगे। विकास के लिए सबसे ज्यादा समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, समय मिलेगा। एक जैसा तापमान होगा कि नहीं होगा? देखो हमेशा गर्मी रहेगा। सनलाइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और सनलाइट में ही विकास होता है, तो सनलाइट मिलेगा। तो ये सब कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र में पता है क्या पड़ेगा? अमेजन, अमेजन के जंगल सुने हो? अमेजन के जंगल, ठीक है। तो ये अमेजन के जंगल वगैरह है, सबसे ज्यादा आपके बायोडायवर्सिटी मिलता है यहाँ पर, ब्राजील में है ना। तो ये वाला आपका उष्णकटिबंध क्षेत्र बताया सबसे ज्यादा आपका क्या होगा? जैव विविधता बन जाएगा। और सुनो, अब यहाँ पर कैसे पकड़ना, कारण समझे कि नहीं? कारण मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं, आप लिख लोगे एक दो कारण, जैसे हिमयुग का जल्दी समाप्त होना, वर्ष भर ताप जो है ताप अधिक होना, ताप अधिक होगा तो वर्षा भी अधिक होगी, ठीक है। तो वर्षा होना, ताप अधिक होना, और क्या लिखोगे कारण में? तो कारण में लिखना कि आपका ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर साल भर तापमान क्या होना? समान है, एक जैसा होना, गर्मी वाला, ठीक है। ये रीजन बन जाएगा, यूपीएससी वगैरह में आपके काम आ सकता है। और सुनो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स, अब बताइए सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर, ठीक है। अब यहां से आप ऊपर चले जाओ तो जैव विविधता क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? बात समझ में आ रही है? कम होगा कि नहीं होगा? तो याद कीजिए, ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बायोडायवर्सिटी कम होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। क्या होती है? बायोडायवर्सिटी डिक्रीज होती, कम होगी कि नहीं होगी? इसी का उल्टा देखो तो बताओ, तो उल्टा क्या बोलोगे? भूमध्य रेखा की ओर आने पर, भूमध्य रेखा से नीचे जाओ चाहे ऊपर जाओ सब बराबर ही। भूमध्य रेखा की ओर आने पर बायोडायवर्सिटी क्या होगी? बायोडायवर्सिटी क्या होगी? ये पूछा हुआ है। भूमध्य रेखा की ओर आने पर बायोडायवर्सिटी में क्या होता है? वृद्धि होता है, कमी होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या होगा? बढ़ेगी। पोलर रीजन से आप भूमध्य रेखा की ओर आओगे ना तो क्या होगा? बायोडायवर्सिटी क्या होगा? बढ़ने लगेगा। ठंडे प्रदेशों में ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, झाड़ी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। आप जाके देखो जंगल वंगल भूमध्य रेखा में कितना सारा वैरायटी का पेड़ पौधा मिल जाएगा, जानवर मिल जाएंगे, ठीक है। और वन पे चले जाओगे तो एक भालू मिलेगा, ठीक है, और एक वो मिलेगा क्या आपको? एक पेंगुइन, ठीक, और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। आप भी नहीं रह सकते वहां ज्यादा देर तक, ठीक। तो समझ लो बात को कि भूमध्य रेखा में बहुत सारे जानवर मिलेंगे और कम जानवर कहां मिलेंगे? ठीक है। सबसे कम जैव विविधता कहां मिलेगी? याद रखिएगा, तो ध्रुवी को ना दो भागों में बांटा गया, एक को बोलते हैं टैगा, क्या बोलते हैं? ठीक है, एक बोलते हैं टुंड्रा, क्या बोलते हैं? ठीक है, टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश, ठीक। समझते हैं आगे, ठीक। इसको भी रोकता हूं यहाँ पर, ये आप समझिए। चौथा पॉइंट अगर लिखने को आएगा सबसे कम जैव विविधता कहां मिलेगा तो क्या लिखोगे? ध्रुवीय क्षेत्र बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, पहाड़ों की बात कर लेते हैं। आपका थोड़ा थोड़ा दिमाग अब लगने लगा होगा कि जैसे जैसे हम लोग गर्मी वाले एरिया में जा रहे हैं, लग रहा है दिमाग सोच पा रहे हैं, ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारी सोचते हैं कि गर्मी वाले एरिया में जा रहे हैं तो जैव विविधता क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठंडी वाले एरिया में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इसे और दिमाग लगाओ ना, पहाड़ों पर ऊपर जाते हैं तो ठंडी होती है कि गर्मी होती है? बताओ पहले। ठंडी होती है यहाँ पर, और नीचे क्या होता है? अपेक्षा की थोड़ा गर्म रहता है। तो अब दिमाग लगाओ, बताओ तो पहाड़ों में नीचे से ऊपर जाने में जैव विविधता में कमी आएगी कि वृद्धि होगा? सोचो थोड़ा, कमी आएगा। क्यों आएगा कमी भाई? ठंडा होता है, ठीक है, लग गया दिमाग। वैसे ही पर्वतों से नीचे आने पर, ठीक है, पर्वतों से नीचे आने पर बायोडायवर्सिटी में क्या होता है? नीचे आओगे तो वृद्धि, और इसका अपोजिट भी लिख लेना, ऊपर जाओगे तो कमी। समझ पा रहे हो इसको? तो इसको पहले लिखिए, इतना सारा क्वेश्चन पूछता है।
समझे ममता जी? सर क्षेत्र, जैव विविधता का क्षेत्र, जैव विविधता का क्षेत्र। पहला आप लोग बताना, उच्च क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र, कम क्षेत्र, निम्न क्षेत्र। आप लोग मेरे को बताइए ये मैंने क्या लिखा है, ठीक है? पहले आप ही से क्लियर करिए। जैव विविधता की क्षेत्र ग्रेडियंट का क्षेत्र है, ये उच्च क्षेत्र है, यानी यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? हाई पीक होगी। समझ गए? यहाँ पर क्या होगा? सामान्य। यहाँ पर क्या होगा? कम। और यहाँ पर सबसे निम्न, ना के बराबर। आ रहा समझ में? अगर मान लो अभी कुछ नहीं बताया आपको, एक शब्द में मैं बोलना चाहूँ कि सबसे ज्यादा होगा कहाँ होगा, तो आपका आंसर हो सकता है, बता सकते हो। अभी बता क्या आया, क्या लिखोगे यहाँ पर? उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र है ना, और सबसे कम कहाँ बताओगे? बन जाएगा। अब डिटेल करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए उच्च क्षेत्र क्या है। उच्च क्षेत्र या हाई बायोडाइवर्सिटी एरिया या लेवल क्या होता है? ऐसे क्षेत्र जहां पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उच्च क्षेत्र बोलेंगे। क्लियर है? सिंपल है। कौन कौन से क्षेत्र होंगे वो देखिए। पहले नंबर पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। यहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहलाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहां मिलेंगे आपको? बता दिए, अमेजन के जंगल हो गए, ठीक है। भारत में कहां पर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन? हमारे भारत में भी है, ठीक है। कहां पर है बताऊं आपको? वेस्टर्न घाट सुने हो नाम? पश्चिमी घाट सुने हो? केरल से लगा हुआ पश्चिमी घाट। अभी मैं मैप में बताऊंगा सबको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। इसको काम है इसके लिए नहीं मिला। ये भारत है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। ये वाला एरिया इसमें आता है उच्च बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र। समझ गए बात को? और हमारा जो ना ये पता ही है विश्व में ज्यादा वर्षा होती है ना, यहाँ मेघालय चिरापुंजी वाला एरिया। तो यहाँ जो आपका उत्तर पूर्वी हिमालय है, ये भी हमारा उच्च उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र आता है। समझ आ रहा है? हमारे भारत का दो क्षेत्र, कौन कौन सा? उत्तर पूर्वी वाला भाग हिमालय वाला, और आपका पश्चिमी भाग। किसमें आता है? उच्च बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र, हाई बायोडाइवर्सिटी एरिया। आ रहा समझ में? दूसरे नंबर पे कौन आते पता है? दूसरे नंबर पे आते हैं कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स मतलब प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति कोरल रीफ बोलते हैं। कोरल रीफ सुनते हो, सुने हो? मैं सबको डिटेल देखो, कोरल रीफ पढ़ाऊंगा आपको, अच्छे से पढ़ाऊंगा, हर चीज आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ कैसा कैसा कोरल मिलता है। कोरल मतलब होता है मूंगा, नहीं होता मूंगा, ओसीपी। ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया सुने होगा ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, कोरल रीफ बोलते हैं। क्या होता है? एक सवाल जैसे होते हैं उन लोग ना, जम जम के ना समुद्र में एक बैरियर जैसा बना देते हैं, कोरल रीफ बोलते हैं। इनको ना समुद्री वर्षा वन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इनको? समुद्री वर्षा वन। समुद्र में वर्षा करवाते हैं, समुद्री वर्षा वन। समुद्र में वर्षा कराते हैं लोग प्रवाल भित्ति, इसलिए समुद्री वर्षा वन बोलते हैं। ये उच्च उच्च क्षेत्र में आते हैं। बायोडाइवर्सिटी के किसमें आते हैं? उच्च क्षेत्र में। लिखते चलना। ये तो हो गया अरे जमीन पर, ये समुद्र में, ठीक है। प्रवाल भित्तियां पढ़ेंगे। प्रवाल भित्तियां क्या होती है? प्रवाल भित्ति समुद्र में पाए जाने वाले एक आपके भित्तियां है, दीवार जैसा संरचना होती है,
कैल्शियम कार्बोनेट मतलब आपका चूना वगैरह से बनी होती है, ठीक है। तो प्रवाल भित्तियां जो है वो आपके समुद्री वन है, नीचे में समुद्र के ऊपरी सतह पर मिलते हैं। ये प्रवाल भित्तियां आपके उच्च बायोडायवर्सिटी एरिया में आते हैं। तीसरा नंबर आर्द्र भूमि, क्या हुआ? आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड, ठीक है। आर्द्र भूमि मतलब झरना हो गया, ठीक है, तालाब वाला एरिया हो गया, ठीक है, आर्द्र भूमि कहलाता है। गीला एरिया हो गया ना, जो दलदली एरिया हो गया। तो आर्द्र भूमि वाला एरिया भी उच्च बायोडायवर्सिटी क्षेत्र में आता है। कैसे आता है आप देखना, कभी जाना दलदली एरिया में, देखना कितने सारे छोटे छोटे जानवर, छोटी छोटी मछलियां मिलेंगे वहां पर। आप देखना घास फूस भी हुआ होगा, फूल भी उग जाता है, ठीक है। तो जो आर्द्र भूमि मतलब गीला भूमि, ठीक है, नम भूमि भी बोलते हैं, दलदली भूमि भी बोलते हैं। तो आर्द्र भूमि वाले एरिया में हाई बायोडायवर्सिटी क्षेत्र मिलता है, ठीक है। 3 जगह, एक बाय 3। सबसे पहला अगर मान ले पूछ ले आपसे क्वेश्चन, सुन लो ऐसे क्वेश्चन ऐसे, निम्न में से कौन सा क्षेत्र उच्च जैव विविधता क्षेत्र में आता है? पहला उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा प्रवाल भित्तियां, तीसरा आर्द्र भूमि, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो क्या मारोगे? उपरोक्त। मान लीजिए ऐसे आ जाए कि तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन बनेगा। दूसरा समान क्षेत्र, देखो समान क्षेत्र, समान क्षेत्र कैसे होंगे? तो ऐसे क्षेत्र जहां पर बायोडायवर्सिटी नॉर्मल होगी, सामान्य होगी, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र आएगा इसमें? तो शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंध वाला है। देखो ये तो हो गया उष्ण कटिबंध वाला है। अब ये वाला कौन सा शीतोष्ण कटिबंध वाला किसमें आएगा? आपका सामान्य क्षेत्र में आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, भारत का लगभग 90%, भारत किसमें आता है? सामान्य बायोडायवर्सिटी एरिया में भारत का लगभग 90%। ये दो एरिया को छोड़ दो, ये वाला को छोड़ दो, 10% है। 90% भारत किसमें आएगा? सामान्य आपका बायोडायवर्सिटी क्षेत्र। घास के मैदान सुने? घास में है सरेली घास का मैदान, अरे बोला ना घास का मैदान, इधर भी तो है गार्डन राइडर। तो घास के मैदान इसमें आ जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा घास के मैदान, या फिर ऐसे बोलेगा प्रेयरी घास का मैदान किस बायोडायवर्सिटी क्षेत्र में आता है? उच्च में, सामान्य में, कम में, निम्न में? तो किसमें आएगा? घास के मैदान किसमें आएंगे? सामान्य। भारत किसमें आएगा? सामान्य, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध किस में आएगा? सामान्य। शीतोष्ण कटिबंध समझ रहे हो ना, ठीक है। ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, हमारा ऐसे ही है टेम्परेचर यहाँ का भी। तो शीतोष्ण वाला ये सामान्य वाला है। कम देखो, कम आप ही को सोच के बताओ ना। नहीं होगा मरुस्थल, ठीक है। कम कहाँ होगा? एकदम कम डेजर्ट वाले एरिया, कहां पर? जहां पर मरुस्थल होगा, एकदम कम बायोडायवर्सिटी होगा, ठीक। देखो ज्यादा गर्मी भी सही नहीं रहता है, ठीक, लाइट रहे ठीक है, मगर ज्यादा गर्मी में भी ना लोग पलायन करेंगे। अब यहीं पर गर्मी पड़ने लगे, लोग धीरे धीरे क्या करेंगे? सहज मूव करते जाएंगे, ठीक। क्या होगा? जहां मरुस्थल होते हैं वहां पर देखना ज्यादा एक दो मतलब 2-4 स्नेक्स मिल जाएंगे, छोटे मोटे जानवर, और थोड़ी छोटी मोटी झाड़ियां, और कुछ नहीं है, पूरा बंजर। तो आपका जो मरुस्थल वाला एरिया है, या उप सेम उप ध्रुवीय भी क्षेत्र ऐसा ही होता है, आप समझना मत। यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, यहाँ ज्यादा ठंडी पड़ती है, दोनों एक ही एरिया है। आप दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आपको भले ही थोड़ा बहुत मजा आएगा ठंडी में, बट आप यकीन मानो गर्मी से ज्यादा ठंडी दुख देता है, ठीक है, अंदर तक दुख देगा। तो वो ध्रुवीय जो क्षेत्र, वो ध्रुवीय मतलब ध्रुव से पहले वाले, ठीक है, वो जो क्षेत्र है वो किसमें आएंगे? कम बायोडायवर्सिटी क्षेत्र, ठीक है। मरुस्थल में आप जानते ही हो बहुत सारी झाड़ियां बस मिलता है, वहां पेड़ पौधा मिलेगा। और आपका उप ध्रुवीय क्षेत्र मतलब ये वाला क्षेत्र, ये ध्रुव से पहले वाला, ये आ जाएगा कम। निम्न में क्या आ जाएगा? पहला और आखिरी आंसर जान ही रहे थे आप, ध्रुवीय क्षेत्र, जिसको बोलते हैं टुंड्रा और टैगा, ठीक है, टुंड्रा और
टुंड्रा और टैगा जो क्षेत्र है वो क्या आ जाएंगे, निम्न क्षेत्र आएंगे, जहां पर बायोडायवर्सिटी न के बराबर है, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बर्फे बर्फ। ठीक है, तो याद रखना है ध्रुवीय क्षेत्र, टुंड्रा और टैगा क्षेत्र। उच्च क्षेत्र याद हुआ, कौन कौन सा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, फिर कोरल रीफ, फिर आर्द्र। ठीक, उसके बाद सामान्य क्षेत्र, उष्ण शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, भारत घास का मैदान। उसका निम्न क्षेत्र में मरुस्थली और उपध्रुवी क्षेत्र, और लास्ट आपका एकदम निम्न में ध्रुवीय क्षेत्र और टुंड्रा और बता दें अभी, ये हमारा हो गया।